हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोग के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योर रॉयल्टी अकाउंट्स। एक काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉयल्टी अकाउंट्स, देखो जी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा एक टर्म रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। सर, रॉयल्टी का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने एसेट का राइट टू यूज दे देता है और उसके अगेंस्ट अगर वो कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एसेट है, मैंने वो एसेट आपको दे दिया, मतलब आपको उस एसेट का क्या दे दिया, राइट टू यूज दे दिया। तो उस चीज के लिए जो मैं आपसे कंसिडरेशन चार्ज करूंगा, दैट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। ठीक। अब सर, ये कुछ कुछ एक तरीके से रेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, रेंट की तरह लगेगा आपको कि सर मेरा एक एसेट है, मैंने आपको उस एसेट को इस्तेमाल करने का, यूज करने का राइट दे दिया, तो मैं आपसे जो चार्ज कर रहा हूं वो रेंट ही तो है। बिल्कुल ठीक है सर, रॉयल्टी इज वन एंड द सेम थिंग, रेंट ही होता है। लेकिन रॉयल्टी कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। अब वो स्पेसिफिक चीजें क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक माइन है, मेरे पास एक माइन है, क्वेरी है, ठीक, जिसके अंदर से एक्सट्रैक्शन होती है। तो मैंने आपको उस माइन और क्वेरी का रेंट अपना राइट दिया, और मैंने बोला कि उस माइन और क्वेरी से आप एक्सट्रैक्शन करो, और उस एक्सट्रैक्शन करने पर जो भी आप यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करोगे उसके ऊपर मैं आपसे पर यूनिट क्या चार्ज करूंगा, रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो माइंस वगैरह के केस में क्या हो जाता है, रॉयल्टी हो जाती है। या फिर मैं एक बुक राइटर हूं, मैं एक ऑथर हूं, मैंने बुक लिखी और मैंने वो बुक का कंटेंट का राइट दे दिया किसी भी पब्लिशर को, किसी भी पब्लिशर को दे दिया राइट कि भाई आप क्या करो, मेरे इस कंटेंट को यूज करो, इसको छापो और बुक्स को बेचो। तो उसके बदले में मैं उससे क्या चार्ज करूंगा, पर बुक रॉयल्टी चार्ज करूंगा। होता है सर, जनरली ये मेरे साथ तो होता ही है। मैं बुक वगैरह लिखता हूं, तो मैं अपनी बुक का जो राइट होता है वो एक पब्लिशर को दे देता हूं। पब्लिशर क्या करता है, बुक को पब्लिश करता है, और पब्लिश करने के बाद वो क्या करता है, बुक्स को सेल करने लग जाता है। तो मैं उससे कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता हूं, तो दैट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। तो रॉयल्टी मींस कि जब कोई ओनर ऑफ द एसेट किसी दूसरी पार्टी को राइट टू यूज द एसेट दे देगा, उसके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन चार्ज करी जाएगी, दैट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आपकी बुक से ही देखते हैं इसको। तो डेफिनेशन कहती है, द ओनर ऑफ एन एसेट, एग्जांपल माइंस, क्वेरीज, पेटेंट्स, कॉपीराइट एटसेट्रा, एज अ बिजनेस अरेंजमेंट may allow अदर पार्टी, अदर पार्टी को क्या कह लेंगे हम, लेसी कहेंगे, लाइसेंसी कहेंगे, पब्लिशर कहेंगे, एटसेट्रा, द राइट टू यूज दैट असेट अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। सच कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड with reference to the quantity produced or sold, and the payment to the owner by user of the asset is termed as royalty। समझ में आया मतलब, रॉयल्टी का मतलब समझ में आया कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना क्या दे दिया, अपनी माइन दे दी, अपनी माइन का राइट टू यूज दे दिया कि मेरी माइन में से क्या करो, यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट करो। और मिस्टर ए बोलता है कि जितनी भी यूनिट्स एक्सट्रैक्ट होंगी उसके अगेंस्ट मैं आपसे पर यूनिट को चार्ज करूंगा, और दैट चार्ज इज नोन एज रॉयल्टी। मिस्टर ए ने एक बुक का कंटेंट तैयार करा, ठीक, और वो कंटेंट उसने क्या करा, पब्लिशर को दे दिया। पब्लिशर को बोला कि आप बुक छापो और बेचो, बुक प्रिंट करो और बेचो, लेकिन जो भी बुक्स आप सेल करोगे उस पे पर बुक मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, क्योंकि मैंने कंटेंट बनाया तो ऑब्वियसली आई विल चार्ज सम अमाउंट, तो वो अमाउंट क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। अब देखो कौन कौन से केसेस में सर रॉयल्टी एप्लीकेबल हो जाती है। वेयर द ओनर ऑफ अ माइन अलाउज अनदर राइट, अनदर द राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द लैंड, कि भाई का ये माइन वगैरह का मालिक है, वो बोलता है कि माइन से एक्सट्रैक्ट करो, मिनरल एक्सट्रैक्ट करो, तो वहां पर रॉयल्टी एप्लीकेबल हो जाता है। वेयर राइट सच एज पेटेंट और कॉपीराइट्स आर लाइसेंस इन फेवर ऑफ अनदर, कि भाई मैंने कोई कोई चीज थी उसका पेटेंट करा लिया, कोई फॉर्मूला था उसका पेटेंट करा लिया, या कोई कंटेंट था उसका क्या करा लिया, कॉपीराइट करा लिया। और अगर कोई बंदा मेरे उस कंटेंट को यूज करता है, मेरे पेटेंटेड सामान को यूज करता है, तो मैं उससे कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा, दैट इज नोन एज रॉयल्टी। वेयर एन ऑथर, आर्टिस्ट और डिजाइनर गिव एक्सक्लूसिव राइट टू अनदर टू कॉपी द वर्क, भाई अगर मेरा जो काम है वो मैंने किसी और को दे दिया, तो मेरा जो कंटेंट है मैंने किसी और को दे दिया और बोला इसको तुम यूज कर सकते हो, लेकिन जो भी आप उससे सेल वगैरह करोगे उससे मैं आपके क्या चार्ज करूंगा, पर यूनिट कुछ ना कुछ, पर क्वांटिटी कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा, अमाउंट चार्ज करूंगा, दैट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। ठीक, तो रॉयल्टी की तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है। देखो ये चैप्टर आपके लिए थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई रॉयल्टी क्या होती है। ठीक, और रॉयल्टी में कुछ टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट, उन टर्म्स की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और प्रैक्टिकली तो है ही है।
अब देखो यहां पर कुछ टर्म्स है, जो टर्म्स हमें ध्यान से समझनी है। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी। पहले आती है मिनिमम रेंट और डेड रेंट। मिनिमम रेंट और डेड रेंट का मतलब क्या होता है? देखो मिनिमम रेंट का मतलब हो गया कम से कम इतना तो चार्ज किया ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पब्लिशर हूं और मैंने बोला कि भाई आप जितनी मेरे कंटेंट को यूज करके आप जितनी, सॉरी पब्लिशर नहीं हूं मैं, ऑथर हूं, मैंने कुछ कंटेंट लिखा और आप एक पब्लिशर हो और मैंने अपने कंटेंट का राइट टू यूज आपको दे दिया और मैंने बोला कि आप जितनी भी बुक्स बेचोगे मैं पर बुक आपसे 5 रुपए चार्ज करूंगा, पर बुक आपसे 5 रुपीज चार्ज करूंगा, लेकिन मिनिमम मैं पूरे साल में आपसे 75,000 या 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो जो मिनिमम मैंने लिमिट लगा दी है दैट इज टर्म्ड एज मिनिमम रेंट। क्या बोला जाएगा उसे? मिनिमम रेंट। यानी कि कम से कम मैं पूरे साल में आपसे 1 लाख रुपए तो लूंगा ही लूंगा, 75,000 है तो वो लूंगा ही लूंगा। तो जो कैपिंग लगा रखी है, जो मिनिमम लिमिट लगा रखी है दैट इज नोन एज मिनिमम रेंट। अब क्या होता है कि सर मान लो किसी भी टाइम पे बुक्स बिकी नहीं, तब भी आपको मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मिनिमम रेंट। ठीक, तो इसको आप देख लेना। एग्जांपल देखो, यहां से एग्जांपल समझते हैं। वो कहता है सपोज रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन इज ₹10 एंड द मिनिमम रेंट इज 4 लाख। नाउ द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 35,000 टन्स। तो इस केस में अगर एक्चुअल रॉयल्टी आप निकालो तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी निकलती है? 3,50,000। ये कैसे निकली कि सर 35,000 टन की प्रोडक्शन करी और पर यूनिट रॉयल्टी है 10, तो 3,50,000 निकलती है। लेकिन हमने क्या बोल रखा है कि मिनिमम 4 लाख तो मिनिमम लगेंगे, तो ये 4 लाख क्या कहलाएगा? मिनिमम रेंट। यानी कि जो लेसी है उसको मिनिमम कितने पे करने पड़ेंगे? 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। इन दिस केस मिनिमम रेंट ऑफ ₹4 लाख will have to be paid by the lessee. On the other hand, if actual production is 46,000 ton, then the actual royalty will become 4,60,000 and in this case 460 will have to be paid by the lessee. भाई अगर मान लो सर उसने प्रोडक्शन जो करी है वो 46,000 टन की करी है तो रॉयल्टी कितनी निकलती है? 46,000 इंटू 10, 4,60,000 और मिनिमम रेंट है 4 लाख। तो 4 लाख से ऊपर हो गया तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी हो जाएगी आपकी? 4,60,000 विच विल बी रॉयल्टी पेबल। यानी कि रॉयल्टी पेबल मैं एक सिंपल सा बोल सकता हूं सर, रॉयल्टी पेबल क्या रहेगी? मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर। तो मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं कि एक्चुअल, सॉरी, कि रॉयल्टी पेबल विल बी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये लाइन समझ में आती है? मिनिमम रेंट का दूसरा नाम क्या होता है? डेड रेंट भी होता है। क्या बोलते हैं हम? डेड रेंट। तो रॉयल्टी पेबल का अमाउंट क्या रहेगा? मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज हायर। ठीक, ओके। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, डेड रेंट बोला उसने, सर्टेन रेंट बोला, फिक्स रेंट बोला, ये सब भी आप बोल सकते हो। ठीक, अब मिनिमम रेंट की सर कंडीशन लगाई जा सकती है और कई बार नहीं भी लगाई जा सकती। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी होगा ही होगा, वो डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि वो मिनिमम रेंट की कंडीशन लगा रहा है या नहीं लगा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपके ऊपर मिनिमम रेंट की कंडीशन नहीं लगाई तो आप जितनी भी बुक्स बेचोगे मेरी उसके हिसाब से आप जो भी रॉयल्टी बनती है दे दोगे। लेकिन अगर मैंने मिनिमम रेंट की कंडीशन लगा दी तो उस केस में जो एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है विच एवर इज हायर वो आप मुझे पे करोगे। ठीक, अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इज योर शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स बोल लो या रिडीमेबल डेड रेंट बोल लो। शॉर्ट वर्किंग्स और रिडीमेबल डेड रेंट बोल लो, इसका मतलब क्या होता है? वो कहता है शॉर्ट वर्किंग्स इज द अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट एक्सीड्स एक्चुअल रॉयल्टी। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट। वो कहता है सर अगर मान लो एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम आ रही है तो उस केस में मिनिमम रेंट तो पे करना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट एक्सेस पे करना पड़ रहा है उसे बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग्स। अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि जहां पर 35,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया था तो 35,000 के हिसाब से 10 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी थी? 350। लेकिन मिनिमम रेंट था कितना? 4 लाख रुपए। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द शॉर्ट वर्किंग्स, तो शॉर्ट वर्किंग से ₹50,000। यानी कि जितना भी एक्सेस पे किया जा रहा है दैट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स, तो शॉर्ट वर्किंग्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है?
शॉर्ट वर्किंग्स इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। सर अगर मान लो मिनिमम रेंट की कंडीशन नहीं लगाई गई, अगर मिनिमम रेंट की कंडीशन नहीं लगाई गई तो क्या कोई शॉर्ट वर्किंग्स निकलेगी? आंसर इज नो। जब मिनिमम रेंट ही नहीं है तो हमेशा ही एक्चुअल रॉयल्टी पे करनी है, तो वहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग्स का चक्कर बनता ही नहीं है। तो शॉर्ट वर्किंग्स हमेशा किस केस में आएगा? मिनिमम रेंट के केस में आएगा, और वो भी तब आएगा जब मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक, दिस इज योर शॉर्ट वर्किंग्स। ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको थ्योरेटिकली भी देख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या हुआ? एक्सेस वर्किंग मतलब जब आपका जो एक्चुअल रॉयल्टी है दैट इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। ये इतनी रेलेवेंट नहीं है, इतनी रेलेवेंट होती नहीं है वाली चीज। वो कह रहे हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड्स द मिनिमम रेंट। इन द अबव एग्जांपल द एक्सेस रुपीज 60,000 दैट इज 460 माइनस 4 लाख इफ द प्रोडक्शन इज 46,000 टन्स। भाई ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हमारी प्रोडक्शन 46,000 टन्स की थी तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी थी? 460 की, लेकिन मिनिमम रेंट कितना था? 4 लाख रुपए का। तो यहां पर मैं एक्सेस वर्किंग अगर बोलूं तो कितनी निकलेगी? 60,000। तो आप कह सकते हो कि सर एक्सेस वर्किंग इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, बोलो एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ओके, एक टर्म होती है सर ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट। ये एक एडिशनल रेंट होता है, दिस इज वन ऑफ द एडिशनल रेंट। ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। इट रेफर्स टू द फिक्स्ड ईयरली और हाफ ईयरली रेंट पेबल बाय द लेसी टू द लैंडलॉर्ड इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट। भाई मैंने आपको बोला कि आपको मिनिमम रेंट इतना पे करना ही पड़ेगा, प्लस आपको हर साल आपने जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके हर साल आपको 10,000 रुपए अलग से देने ही देने हैं। तो वो 10,000 रुपए क्या कहलाएंगे? ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट। तो वो इन एडिशन टू मिनिमम रेंट होता है, जो कि रहेगा ही रहेगा, फिक्स्ड होगा, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, हो नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है होगा ही होगा, वो नहीं भी हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अलग एरिया है, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। recoupment of short working is a option allowed by the lessor to the lessee to recoup या फिर adjust its short working later on। क्या होता है सर? मान लो किसी केस में किसी साल में आपकी शॉर्ट वर्किंग्स निकल के आ गई। शॉर्ट वर्किंग्स क्या था कि भाई एक्चुअल रॉयल्टी कम थी लेकिन मिनिमम रेंट की वजह से आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो हमने एक एग्रीमेंट कर लिया और उसमें लिखा कि जब भी आप शॉर्ट वर्किंग्स निकलेंगी, जब भी आप मुझे एक्सेस पे करोगे तो आप उसे आगे आने वाले 2 सालों में एडजस्ट कर सकते हो। आप उसे आगे आने वाले 2 सालों में एडजस्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट। सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट। मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इसको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। दोबारा देखो, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट एक तरीके से मतलब हो गया एडजस्टमेंट। कि शॉर्ट वर्किंग जब भी आपने मिनिमम रेंट की वजह से कुछ एक्सेस पे किया, जब भी लेसी ने मिनिमम रेंट की वजह से कुछ एक्सेस पे करा, तो उस एक्सेस को वो आगे आने वाले पीरियड्स में क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। लेकिन वो एडजस्ट तभी होगा व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट, सब्जेक्ट टू द मिनिमम रेंट। एक बार इसको पढ़ो, थोड़ा सा देखो, अभी देखते हैं डिटेल में से। वो कहता है जनरली royalty agreement contains a provision for carrying forward of the short workings with a view to adjust it in the future. In the subsequent years, such short working is adjusted against the surplus royalty। भाई जब भी आपकी रॉयल्टी ज्यादा बन रही है, मिनिमम रेंट से ज्यादा बन रही है, तो वहां पर आपको ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो? जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग्स है उसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको मिनिमम रेंट तो पे करना ही करना है। मिनिमम रेंट से नीचे की रॉयल्टी आप कभी पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मिनिमम है, वो तो आप पे करोगे ही करोगे हमेशा। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। द राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स enables the lessee to recover the excess payment made in the earlier years and to meet the condition of payment of minimum rent. A time is usually agreed upon the number of years for which such short working can be recouped। अब ये नहीं कि रिकूपमेंट हमेशा अलाउड होगी,
उसके लिए कुछ लेसर जो होता है वो कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर देता है। वो टाइम पीरियड 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, अगला सब्सिक्वेंट ईयर हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। दिस टाइम लिमिट फॉर रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स मे बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक, इफ द अगर मान लो सर शॉर्ट वर्किंग्स कैन नॉट बी रिकूप्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम्स, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स होगी, दे विल लैप्स एंड दे विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट इन द ईयर व्हेन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर द रिकूपमेंट एंड्स। फॉर एग्जांपल, आपने इस साल में, ये जो करंट ईयर चल रहा है, लेट्स से 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में, शॉर्ट वर्किंग्स की वजह से आपने मुझे 50,000 रुपए का एक्सेस रेंट पे कर दिया, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी बन रही थी 3.5 लाख रुपए, लेकिन मिनिमम रेंट था 4 लाख रुपए, तो आपने मुझे 50,000 रुपए एक्सेस पे कर दिया। हमने एक एग्रीमेंट करा, मैंने आपको बोला कि आप एक काम करना, इस 50,000 रुपए को आप आने वाले 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो, 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना क्या बोला है, 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि 2 साल बाद वो लैप्स हो जाएंगे। और वो 2 साल में कब एडजस्ट कर सकते हो सर, जब आपकी एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन द मिनिमम रेंट। सर अगर मान लो अगले साल भी मिनिमम रेंट ज्यादा आ गया लेकिन एक्चुअल रेंट कम थी, तो फिर दोबारा शॉर्ट वर्किंग्स आ रही है, तो अगली शॉर्ट वर्किंग्स को अगले 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। तो यानी कि शॉर्ट वर्किंग्स कब एडजस्ट हो सकती है, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मिनिमम इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। अब दूसरा एग्जांपल लो, अगले साल जो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है वो बनती है 4,60,000 की, लेकिन मिनिमम रेंट है 4 लाख रुपए। अब क्या होगा, अब आपको मुझे 4,60,000 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 50,000 रुपए एक्सेस थे, तो आपने उस 50,000 रुपए को कब एडजस्ट किया, अगले साल एडजस्ट किया, लेकिन मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 60,000 ही तो एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगले साल भी आपको मिनिमम रेंट 4 लाख तो पे करना ही करता है। तो एक्सेस अगले साल कितना था 60,000, तो आपने 60,000 में से जो पिछले साल की शॉर्ट वर्किंग थी 50,000, उसको एडजस्ट कर लिया, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप मुझे कितना रेंट पे करोगे, 4,10,000। सर कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया क्वेश्चन से समझेंगे, जिनको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि ये देखो प्रैक्टिकल चीज है, वो प्रैक्टिकली समझ आएगी। ठीक, बस आपको मतलब थोड़ा समझ लो। अब देखो, अगर मान लो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फिक्स राइट। फिक्स राइट का मतलब when the lessee can recoup short workings within a certain period from the date of the lease, it is known as fixed right. For example, short working can be recouped within the 3 years from the date of the lease. So after 3 years from the date of the lease, short working cannot be recouped. भाई जब टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है कि भाई 3 साल के अंदर अंदर ही आप शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हो, उसके बाद रिकूप अलाउड नहीं है, तो वो फिक्स टाइम पीरियड हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट lessee can recoup short workings in any year during the next following year. For example, short working can be recouped in the year subsequent to the year of short working, कि जब भी शॉर्ट वर्किंग्स आएंगी उसके अगले वाले साल में या अगले 2 साल में आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग राइट। और फिक्स राइट में क्या होता है कि लीज की पीरियड से ही स्टार्टिंग कर ली कि पहले 3 साल में रिकूपमेंट अलाउड है, उसके बाद कोई रिकूपमेंट नहीं है, तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड। ठीक, तो थियोरिटिकल अगर आए तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक, रिकूपमेंट का मतलब समझ में आता है, तो अपने मतलब क्या क्या देखे, हमने रॉयल्टी का मतलब देखा, मिनिमम रेंट डेड रेंट का मतलब देखा, शॉर्ट वर्किंग्स देखा, एक्सेस वर्किंग्स देख लिया, ग्राउंड रेंट सरफेस रेंट देखा, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स देखा। ठीक, थ्योरेटिकल तो मीनिंग समझ में आ गए, लेकिन सब प्रैक्टिकली भी ज्यादा डिटेल में नहीं आया तो वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है स्ट्राइक लॉकआउट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्राइक लॉकआउट का मतलब क्या होता है, if the agreement so provides, the minimum rent may be proportionately reduced in the event of strike or lockout. So special entry is required for the same except adjustment of minimum rent for that particular year. वो कहता है सर स्ट्राइक लॉकआउट में क्या होता है कि जो लेसर होता है वो क्या करता है कि मिनिमम रेंट को ही कुछ कम कर देता है। जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब किसी ने कोई माइन वगैरह का रॉयल्टी ले रही है, माइन की एक्सटेंशन करता है, अब वो लॉकडाउन में तो कुछ एक्सटेंशन कर ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, यहां पर लेसर ने क्या करा होगा, अपना एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर दिया होगा और बोला होगा कि फिलहाल के लिए मिनिमम रेंट जो है वो 50% हो गया है, तो मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्राइक लॉकआउट। ये एक एक्सेप्शनल के आइटम्स है, एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक, अब अब आपको यहां पर एंट्री सीखनी है, एक तो लेजी की बुक में, भाई जिस जो रॉयल्टी पे कर रहा है उसकी बुक में, और एक हो रहा है ओनर लेजर जो जिसको रॉयल्टी मिल रही है उसकी बुक्स में। वो अकाउंटिंग एंट्री में बाद में बताऊंगा, पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं रॉयल्टी निकलती कैसे। आओ जी,
इसके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया मैंने, ये एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, फिर आप इसे नोट करना और फिर सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहता है वो कहता है मिस्टर ए इज अ बुक ऑथर who grant his book publishing rights to Messrs XYZ Publishing House on the basis of rupees 5 per book sold subject to the minimum royalty of 75,000 per annum। वो कह रहा है मिस्टर ए एक बुक ऑथर है, उसने एक बुक पब्लिशिंग हाउस है Messrs XYZ पब्लिशिंग हाउस, उसके साथ एक रॉयल्टी एग्रीमेंट किया और बोला कि मैं 5 रुपए पर बुक रॉयल्टी चार्ज करूंगा, तो दिस इज नोन एज रॉयल्टी पर बुक पर यूनिट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रॉयल्टी ऑफ 75,000 पर एनम। तो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज योर मिनिमम रेंट, कि भाई कम से कम पूरे साल में 75,000 का रेंट तो चार्ज होगा ही होगा। यानी कि किसी भी केस में अगर आपकी प्रोडक्ट एक्चुअल रॉयल्टी 75,000 से कम आ रही है तो उस केस में आपको 75,000 मिनिमम पे करना ही पड़ेगा। द पब्लिशर हैज राइट टू रीकूप शॉर्ट वर्किंग्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 years ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स एंड नॉट देयर आफ्टर। वो कह रहा है कि सर शॉर्ट वर्किंग्स अगर किसी केस में निकलती है तो उसकी रिकूपमेंट या उसकी एडजस्टमेंट अगले 2 साल तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। यानी कि 2 साल बाद क्या होंगी, वो शॉर्ट वर्किंग स्लैब्स हो जाएंगी। ठीक, फिर वो कहता है सेल ऑफ बुक्स इन द 6 years फॉर एज अंडर। पूरे 6 साल में उन्होंने इस तरीके से सेल करी। 2016 में उसने 12,000 बुक्स बेची, 17 में 14,000, ऐसे ऐसे करके उसने 6 साल में बुक्स को बेचा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट amount of the royalty sales, short working slabs and royalty to be paid। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर हम इसको सॉल्व करना देखते हैं। चलो देखो, तो ये आपको कॉलम्स तैयार करने हैं, टोटल आपको 9 कॉलम्स बनाने हैं, टोटल आपको 9 कॉलम्स बनाने हैं। और ये 9 कॉलम किस तरीके, देखो आपकी बुक में अलग तरीके से दे रखा है, मैं यहां पर अलग तरीके से करा रहा हूं। ये वाला तरीका ज्यादा इजी है, बुक वाला तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये वाले तरीके से जाओ, इस तरीके से टेबल बनाओ। देखो पहले कॉलम में आपने ईयर लिखा, दूसरे में आपने सेल्स क्वांटिटी लिख दी, सेल्स क्वांटिटी, तीसरे में आपने लिखी एक्चुअल रॉयल्टी, फिर आपने लिखा मिनिमम रेंट, फिर आपकी आएगी रॉयल्टी पेबल। अच्छा बताओ 5 क्या होगी, रॉयल्टी पेबल क्या होगी, एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। ठीक, शॉर्ट वर्किंग्स क्या होंगी, शॉर्ट वर्किंग्स निकलेगी, शॉर्ट वर्किंग्स निकलेंगी, क्या होती है शॉर्ट वर्किंग्स, व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, तो मैं इसको कह सकता हूं 4 - 3। कॉलम नंबर 6 शॉर्ट वर्किंग्स कैसे निकलेगी, 4 - 3। शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप कब होंगी, शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप कब होंगी सर, शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप तभी होंगी व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। और मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग लैप्स, जैसे टाइम खत्म होगा तो शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो जाएंगी और फिर आपके पास नेट रॉयल्टी पेबल आ जाएगी। देखो अच्छा नेट रॉयल्टी पेबल क्या होगी सर, रॉयल्टी पेबल 5 माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप 7, बट दिस कॉलम, कॉलम नंबर 9 शैल नॉट बी लेस देन व्हाट, मिनिमम रेंट, कि सर नेट रॉयल्टी पेबल कभी भी मिनिमम रेंट से कम नहीं हो सकती। आओ अब थोड़ा सा डालते हैं फिगर्स को, देखो ईयर्स में डालो 2016, 2016 में सेल्स कितनी है सर, 2016 में 12,000 की सेल्स है, एक मिनट यार, 2016 में 12,000 की सेल्स, उसके बाद 2017 में 14,000 की सेल्स, फिर 18 में 17,000, 2018 में 17,000 यूनिट्स, ये क्वांटिटी है। 19 में 20,000, 2019 में 20,000, 20 में 13,000, एंड 21 में
21,000, 2021 में 21,000। ठीक, क्लियर, ओके। व्हाट इज द एक्चुअल रॉयल्टी? एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकालोगे कि सर सेल्स क्वांटिटी इनटू रॉयल्टी पर यूनिट। रॉयल्टी पर यूनिट क्या थी? रॉयल्टी पर यूनिट इज 5, रॉयल्टी पर यूनिट इज 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 12,000 इंटू 5 60,000, ये आ जाएगी आपकी 70,000। दिस इज योर 17,000 इंटू 5 85,000। दिस इज योर 1 लाख। दिस इज योर 13 इंटू 5 कितना होगा 65,000 एंड दिस इज योर 1,05,000। ठीक, दिस इज योर एक्चुअल रॉयल्टी। कैसे निकाली? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रॉयल्टी पर यूनिट, सिंपल। मिनिमम रेंट तो दे ही रखा है 75,000 कि हर साल 75,000 तो होना ही चाहिए। ठीक। व्हाट इज द रॉयल्टी पेबल? रॉयल्टी पेबल क्या होगी? सर रॉयल्टी कितनी पे करनी है? एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रॉयल्टी विच एवर इज हायर। बताइए जी, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, तो पहले केस में निकलेगी 75,000, दूसरे केस में भी 75,000, तीसरे केस में 85,000, देन 1 लाख, देन 75,000, और उसके बाद आती है आपकी 1,05,000 माइनस 75, तो ये आ जाएगी 30,000। ओह गलत बोल दिया मैंने, 1,05,000। ठीक। शॉर्ट वर्किंग्स का मतलब क्या था? शॉर्ट वर्किंग्स का मतलब है कि जब आपने एक्सेस पे कर दिया होगा उस एक्सेस को बोला जाएगा शॉर्ट वर्किंग्स। तो शॉर्ट वर्किंग्स कैसे निकलती हैं? शॉर्ट वर्किंग्स निकलेंगी आपकी मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, कि जिस साल में आपने ज्यादा पे कर दिया, बनता कम था ज्यादा पे कर दिया, उसको बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग्स। बताओ क्या पहले साल में कोई शॉर्ट वर्किंग है कि सर बनता कितना था? बनता था 60,000 लेकिन पे कितना पड़ा करना पड़ा 75,000, तो ये आ जाएगा 15,000। अगले केस में बनता था 70,000 लेकिन पे करना पड़ा 75,000, तो 5,000। उसके अगले केस में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, इसके अगले केस में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, इसके अगले केस में यस 10,000, उसके अगले केस में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं। थोड़ा समझना चीजों को। शॉर्ट वर्किंग का मतलब है कि बनता कम था पे करना पड़ा ज्यादा, यानी कि मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी की सर एक्चुअली में तो पे करना था 60,000 रुपए 12,000 के हिसाब से, लेकिन मिनिमम की वजह से मुझे 75 पे करना पड़ गया, तो दैट मींस आई एम पेइंग 15,000 एक्सेस, तो उसको बोलेंगे हम क्या? शॉर्ट वर्किंग्स। अब शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप कब करी जाएंगी? रिकूप का मतलब होता है एडजस्ट करना। बताओ यहां तो कोई एडजस्ट नहीं, यहां कोई भाई एडजस्टमेंट तो तभी होगी ना। सोचो मैं बोल रहा हूं सर शॉर्ट वर्किंग्स को एडजस्ट करना है, कब करोगे एडजस्ट? सर शॉर्ट वर्किंग्स को तो तभी एडजस्ट करोगे ना जब एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। सर तीन केस बनते हैं। अगर मान लो सर एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो एडजस्टमेंट थोड़ी ना, उस केस में तो शॉर्ट वर्किंग्स ही आ रही है आपकी, तो वहां तो एडजस्टमेंट बनेगी नहीं। सेकंड केस, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है, तब एडजस्टमेंट क्या करोगे? कोई एडजस्टमेंट बनता ही नहीं, क्योंकि मिनिमम रेंट तो पे करना ही करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। हाँ, जिस केस में आपकी एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, तो जो भी उनका डिफरेंस होगा आप मैक्सिमम उतनी ही शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मिनिमम रेंट तो पे करना ही करना है हर केस में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सर पहले दोनों केस में तो शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी नहीं। शॉर्ट वर्किंग कब एडजस्ट होगी? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। लेकिन मैक्सिमम कितनी एडजस्ट हो सकती है? मैक्सिमम एडजस्ट होगी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 10,000 रुपए बनता है, तो यानी कि 10,000 रुपए एडजस्ट हो सकता है। ये 10,000 रुपए किस में से निकल रहा है? इस 15,000 में से, क्योंकि ये 15,000 रुपए अगले 2 साल तक एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये 15,000 रुपए अगले 2 साल तक एडजस्ट किए जा सकते हैं, तो 15,000 में से 10,000 तो यहां एडजस्ट हो गया, उसके बाद आप ये 15,000 रुपए आपके खत्म, 10 तो एडजस्ट हो गए, और 5,000 रुपए क्या कहलाएंगे? आपके लैप्स। तो मैं कह सकता हूं कि सर इस 15,000 के दो हिस्से हैं,
इस 15,000 के आपके दो हिस्से हैं, एक तो आ गया ये और एक आ गया आपका ये। बात समझ में आती है कि सर इस 15,000 में से 10,000 तो मेरी शॉर्ट वर्किंग क्या होगी, रिकूप होगी, और 5,000 रुपए शॉर्ट वर्किंग क्या होगी, मेरी लैप्स होगी। ठीक, यहां तो कोई लैप्स बनेगी नहीं। ओके, अगले केस में आ जाओ। अब ये 15,000 रुपए की कहानी खत्म है। ठीक, अब अगले केस में मेरे पास मैक्सिमम कितना अवेलेबल है एडजस्ट करने के लिए, 5,000 रुपए। अब देखो कितना एडजस्ट कर सकते हो, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। तो आप 25,000 रुपए तक ही एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट करने के लिए अमाउंट कितना है, 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए पूरा आपका क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। ठीक ठीक है। उसके बाद देखो अगले केस में, सर अगले केस में रिकूपमेंट तो होगी नहीं क्योंकि यहां तो शॉर्ट वर्किंग की आ गई। उसके बाद देखो अब यहां पर रिकूपमेंट हो सकती है, कितनी रिकूपमेंट हो सकती है, 1,05,000 माइनस 75,000, यानी कि 30,000 तक की एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन है कितना एडजस्ट करने के लिए, 10,000। ठीक, तो ये आपका 10,000 रुपए आपने क्या करें, यहां एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, यस सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बता दो सर नेट में कितना रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, नेट में कितनी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, सर रॉयल्टी पेबल माइनस व्हाट, माइनस शॉर्ट वर्किंग एडजस्टमेंट, यानी कि 5 माइनस 7। तो यहां पर तो 75,000, यहां पर भी 75,000, और यहां पर कितना, 85 माइनस कितना एडजस्ट कर दिया आपने, 10, तो 75,000। 1,00,000 माइनस 5, 95,000। 75 माइनस 0, 75,000, और 1,05,000 माइनस 10, 95,000। और हमेशा ये जो कॉलम नंबर 9 है, नेट रॉयल्टी पेबल है, ये कभी भी मिनिमम रेंट से कम तो नहीं होगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने रॉयल्टी मैक्सिमम, रॉयल्टी आपने कितनी पे करी है, तो ये आपका अमाउंट निकलेगा रॉयल्टी पेड। दिस इज योर व्हाट, रॉयल्टी पेड। और ये 5,000 रुपए कहां जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफर टू योर पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये आपका लॉस हो गया। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, इतनी कहानी समझ में आती है। बोलो भाई साहब, क्लियर है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आपकी बुक का ही क्वेश्चन देखते हैं। अभी एंट्रीज नहीं दिखा रहा, अभी पहले कैलकुलेशन सीखो। एंट्रीज तो हो जाएंगे, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सीखो। ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। देखो, द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ कोल माइंस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years commencing from 1st April 2006. According to the lease, company is to pay 7.50 as royalty per ton with a minimum rent of 1,50,000 per year. ठीक है, ये रॉयल्टी पर टन हो गया आपकी, और 1,50,000 पर ईयर की आपका क्या हो गया, मिनिमम रेंट हो गया, डेड रेंट हो गया। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट ऑफ द नेक्स्ट 2 years ओनली। वो कह रहा है शॉर्ट वर्किंग रिकूप अगले 2 साल तक ही हो सकती है, उसके बाद लैप्स हो जाएगी। ठीक, फॉर द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 60%। वो कह रहा है अगर मान लो किसी साल में स्ट्राइक हो जाती है तो मिनिमम रेंट को 60% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिड्यूस टू 60%। ये टू और बाय का चक्कर होता है। ठीक, तो टू बोला है तो 60% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं 1,50,000 का 60%, यानी कि कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो 90,000 तक पहुंच जाएगा। द आउटपुट इन टन फॉर द 6 years एंडिंग 31st March 2012 इज एज अंडर। 2006-7 में 10,000, 7-8 में 12,000, 8-9 में 25,000, 9-10 में 20,000, 10-11 में 50,000, और 11-12 में 15,000, और 11-12 स्ट्राइक का पीरियड है। 11-12 में क्या थी सर, स्ट्राइक थी। तो वो कह रहा है ड्रॉ ऑफ द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी, यानी कि आपको लेजी की बुक्स में अकाउंट बनाने हैं, लेकिन अभी मैंने वो आपको सिखाया नहीं है। पहले आप रॉयल्टी कैलकुलेशन करो। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या इस टेबल को बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी बना सकते हो, सर बिल्कुल बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी पेबल। देखो कितने कॉलम्स, 9 कॉलम्स। पहला कॉलम ईयर। अब देखो यहां पर क्वांटिटी सेल नहीं है, यहां पर आउटपुट है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का केस है तो आउटपुट है, आउटपुट इन टन्स। सेकंड, अगला कॉलम एक्चुअल रॉयल्टी। अगला कॉलम मिनिमम रेंट। उसके अगला कॉलम रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी पेबल। देन शॉर्ट वर्किंग्स, देन शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप्ड, रिकूप्ड बोल दो, रिकवर्ड बोल दो, एडजस्टेड बोल दो, एक ही वर्ड है, रिकूप वर्ड ज्यादा बोला जाता है बस। शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप्ड आ गई। उसके बाद आएगा शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स्ड, और ये आ जाएगा आपका नेट रॉयल्टी पेबल, नेट रॉयल्टी पेबल। ठीक है, ये आपके कॉलम्स बन गए। अब इसमें डेटा डाल दो, बस डेटा डालो। देखो ईयर क्या क्या है आपके पास, 6 7 7 8 8 9 11 12 तक है ना। 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12। ठीक, आउटपुट बता दो। 6 7 में आउटपुट कितना निकला, 10,000 टन। फिर निकला 12,000 टन। फिर निकला आपका 25,000 टन। फिर निकला आपका 20,000, 50,000 और 15,000। 20,000, 50,000 और 15,000, ये टर्म्स में आउटपुट निकला। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी निकलेगी, एक्चुअल रॉयल्टी, अच्छा कॉलम के नंबर भी दे देना। दिस योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, एक्चुअल रॉयल्टी बताओ, एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकलेगी सर। एक्चुअल रॉयल्टी में रॉयल्टी पर यूनिट है 7.5, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करो, 7.50 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 10,000 इंटू 7.50, दिस इज योर 75,000। अब मुझे चाहिए कैलकुलेटर, 1 मिनट के लिए रुकोगे आप लोग। Where is my calculator? 1 सेकंड रुको। तो ये 12,000 इंटू 7.5 करो, 12,000 इंटू 7.5, ये आता है 90,000। 25,000 इंटू 7.5, 187 500। 20,000 इंटू 7.5, 150। 50,000 इंटू 7.5, 375। एंड 15,000 इंटू 7.5, 112 500। ठीक, मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट बताइए कितना था। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में चेक करो। मिनिमम रेंट इज व्हाट, मिनिमम रेंट इज 1,50,000 पर ईयर।
तो 150 आ जाएगा, 150 150। अच्छा एक पॉइंट और था मिनिमम रेंट में, हाँ, फॉर द ईयर ऑफ द स्ट्राइक मिनिमम रेंट इज रिड्यूस टू 60%, और स्ट्राइक कौन से में थी, 11-12 में स्ट्राइक थी, ठीक, तो 11-12 का जो रेंट है वो 90,000 रहेगा, तो ये 150 150 150 एंड ये 90,000 हो जाएगा, ठीक, ओके। नाउ कैलकुलेट द रॉयल्टी पेबल। क्या था रॉयल्टी पेबल, सर रॉयल्टी पेबल इज एक्चुअल रेंट और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर। तो पहले केस में क्या रहेगा 150, दूसरे केस में क्या रहेगा 150, तीसरे केस में क्या रहेगा 187,500, फोर्थ केस में 150 बराबर है, फिफ्थ केस में 375 एंड सिक्स्थ में 112,500, ठीक। व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग्स, शॉर्ट वर्किंग्स मींस मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, कि सर जिस साल में आपने एक्सेस पे कर दिया उसी को तो शॉर्ट वर्किंग्स बोलेंगे। अब देखो पहले साल में एक्सेस पे करा, सर बनता था 75 लेकिन पे कर दिया 150, तो कितना एक्सेस पे कर दिया 75। अगले साल में बनता था 90 और मिनिमम रेंट है 150, तो आपने 60,000 एक्सेस पे करना पड़ेगा आपको। उसके अगले साल में बनता था 187 और मिनिमम है 150, तो यहां पर तो कोई एक्सेस नहीं है, यहां पर भी कोई एक्सेस नहीं है, यहां पर भी कोई एक्सेस नहीं है, यहां पर भी कोई एक्सेस नहीं है, सिर्फ पहले ही दो केसेस में क्या है एक्सेस है, ये देखो, ठीक। रिकूपमेंट कब होती है, सर रिकूपमेंट होगी आपकी इन सालों में। रिकूपमेंट कब होगी, सर रिकूपमेंट तब होगी व्हेन योर एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, और मैक्सिमम कितना रिकूप कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट, क्योंकि आपको मिनिमम रेंट तो हर साल पे करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर रिकूपमेंट आप कितनी कर सकते हो, अगर मैं 8-9 की बात करूं तो कितनी रिकूपमेंट कर सकते हो, सर 187,500 माइनस 150, तो कितना रिकूप कर सकते हो 37,500। क्या इतना अवेलेबल है आपके पास, यस। इस 75,000 को आप अगले 2 साल के लिए एडजस्ट कर सकते हो, तो 37,500 ये पूरा एडजस्ट हो गया। अब बचा कितना इसमें से 37,500, 75,000 में से 37,500 बच गया आपका, आधा एडजस्ट हो गया आधा बच गया, लेकिन ये तो सर लैप्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका टाइम पीरियड खत्म, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि सर इस 75 के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा, ठीक। अब देखो अगले साल में आप कुछ, अगले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि सर बराबर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, बराबर है। लेकिन मुझे बताओ क्या अगले साल में आपकी कोई शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो रही है या नहीं हो रही, आंसर इज हो रही है। सर ये 60,000 2 साल तक एडजस्ट हो सकता है, यानी कि 7-8 का जो शॉर्ट वर्किंग थी वो 8-9 और 9-10 में एडजस्ट हो सकती है, ना तो 8-9 में हो पाई ना 9-10 में हो पाई, तो ये तो पूरी की पूरी लैप्स होगी बेचारी। तो ये 60,000 कहां गई आपकी, यहां पर चली गई, ठीक। अब देखो 10-11 में आप कितनी एडजस्ट कर सकते हो, 375 माइनस 150, 2,25,000 से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास कोई एडजस्ट करने के लिए शॉर्ट वर्किंग है, आंसर इज नो, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, यहां पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, खत्म ही हो गया काम। बात समझ में आई। तो नेट रॉयल्टी पेबल कैसे निकलेगी, रॉयल्टी पेबल माइनस शॉर्ट वर्किंग एडजस्टेड, तो पहले केस में तो कुछ नहीं थी, पूरी 150 पे करो, यहां पर भी 150 पे करो, यहां पर कितना पे करोगे 187,500 में से 37,500 एडजस्ट हो गई थी, तो 150 तो पे करना ही पड़ेगा, यहां पर पूरा 150 पे करो, यहां पर 375 पे करना पड़ेगा, और यहां पर आपको 1,12,500 पे करना पड़ेगा, जिसमें से आपका जो रॉयल्टी पेबल का अमाउंट है वो ये है हर साल का, और दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये लॉस हो गया। आया समझ में, बोलो क्लियर है यहां तक। अब आपको टेबल बनानी आई, यस सर। अब कुछ देखो ये फॉर्मेट से करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक। यहाँ पर अननेसेसरी इसने कॉलम बढ़ा रखे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे।
हाँ जी, चलो अब मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज लिखवाता हूं, लिखो। या यहीं से ही देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखो भाई यहीं से देख लेते हैं एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेजी। लेजी कौन है सर? लेजी वो है जिसने राइट टू यूज द एसेट ले रखा है, जो रॉयल्टी पे करता है, दैट इज नोन एज लेजी। लेजी की बुक्स में आपको एंट्री डालनी है व्हेन वेयर अ मिनिमम रेंट एग्जिस्ट एंड राइट टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग। वो कह रहे हैं मिनिमम रेंट है और राइट टू रिकूप भी है, जनरली ये होता ही है, मिनिमम रेंट भी है और राइट टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग्स भी है। और उसमें भी पहला केस क्या है, वेयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। एक्चुअल रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट से कम है। अब क्या होगा कि सर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, यानी कि ये वाले केसेस आ गए आपके, जहां पर शॉर्ट वर्किंग्स बन रही है, ये वाले केसेस आ गए। एंट्री क्या डालोगे, रॉयल्टी पेबल डेबिट, रॉयल्टी पेबल डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहां पर अगर मैं एंट्री बनाऊं, एंट्री बनाऊं, पहले वाले केस की एंट्री क्या बनाओगे, पहले वाले केस की एंट्री क्या बनाओगे कि सर रॉयल्टी पेबल डेबिट 75,000, शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट 75,000, सॉरी रॉयल्टी पेबल डेबिट 150, 75,000 एंड टू लैंडलॉर्ड, ये एंट्री बनाओगे आप कि सर जो 150 आपको पे करना है, मैं इसमें एंट्री डाल देता हूं, 75,000 की ये होगी, 75,000 की ये होगी और 150 की ये होगी। ठीक, ओके, ये पहली एंट्री बन गई आपकी। सेकेंड एंट्री विल बी लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक टू इनकम टैक्स पेबल, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक टू इनकम टैक्स पेबल। भाई पहले केस में आपको अपना पे कितना करना है, 150 पे करना है। कई बार क्या होता है सर, रॉयल्टी पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो टीडीएस का जो भी रेट है हम टैक्स काट देंगे यहाँ पर। ठीक, और जो रॉयल्टी है वो हमारे लिए क्या है, लेजी के लिए क्या है, खर्चा है, तो वो उसके पीएनएल अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन यूज करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूज करता है जो प्रोडक्शन करता है, और पीएनएल अकाउंट कौन यूज करता है, जो डायरेक्ट सेलिंग करता है। जो डायरेक्ट ट्रेडर होता है वो अपना पीएल यूज करता है, और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूज करता है। जनरली क्वाइंस माइंस क्वायरी वगैरह के केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती है रॉयल्टी का एक्सपेंस, और जो सेलर बुक वगैरह का केस होता है वहां पर पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक, तो ये एंट्री पर समझ में आती है आपको। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कब एडजस्ट होंगी, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट। उस केस में एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, एक्चुअल रॉयल्टीज फॉर द पीरियड। अब यहां पर अगर मैं एंट्री डालूंगा, ये वाला केस आ जाओ, 8-9 का साल आ जाओ, 8-9 में एंट्री क्या डालोगे, रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड कितने से, 187,500 से, 187,500 से। लैंडलॉर्ड डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स टू बैंक टू इनकम टैक्स, इसने अलग अलग दे दिया, बाकी आप डाल सकते हो। अब देखो 187,500 में से आपने 37,500 की तो शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर दी, तो आप क्या एंट्री डालोगे, 187,500 टू शॉर्ट वर्किंग्स 37,500, इसको काट दो, और बाकी किस में डालोगे, टू बैंक 150। यही तो केस आया था कि सर 187,500 में से 37,500 की तो एडजस्टमेंट हो गई है और 150 आपने पे कर दिया। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट होगी। और फिर पीएनएल अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग्स, भाई जो शॉर्ट वर्किंग्स लैप्स हो गई हैं, कितनी लैप्स हो गई थी, 37,500, तो ये चली जाएंगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग टू रॉयल्टी पेबल, जो भी आपका रॉयल्टी का एक्सपेंस था, कितना रॉयल्टी का एक्सपेंस था इस केस में, 187,500। कि सर पेमेंट करते टाइम आपको क्या मिला, एडजस्टमेंट मिल गई। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। वो कहता है व्हेन द रॉयल्टी एग्रीमेंट डज नॉट कंटेन अ क्लॉज फॉर मिनिमम रेंट, द क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट वर्किंग एंड रिकूपमेंट डज नॉट अराइज। तो जब मिनिमम रेंट ही नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग और उसकी रिकूपमेंट का कोई चांस ही नहीं बनता। The landlord is always entitled to get either minimum rent or actual royalty, whichever is higher, subject to any adjustment of short workings recouped. ठीक भाई, एक्चुअली में उसे क्या मिलेगा, मिनिमम रेंट तो कम से कम मिलेगा, उससे ज्यादा बनता है तो ज्यादा मिल जाएगा। ठीक, तो एंट्री वगैरह समझ में आती है, एंट्री वगैरह समझ में आती है। तो अगर मैं एंट्रीज को यहां पर शॉर्ट में लिख दूं,
एक बार एंट्रीज को लिखते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। इसमें भी पहले लिखोगे आप इन द ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जिस साल शॉर्ट वर्किंग अराइज होंगी उस साल एंट्री क्या बनेगी? उस साल एक तो एंट्री बनेगी रॉयल्टी पेबल डेबिट शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक, तो यहां पर एंट्री अगर मैं डालूं तो एंट्री क्या डालेगी? लेट्स से 6-7 की एंट्री डालते हैं, फाइनेंशियल ईयर 6-7 की, 2006-7 की एंट्री डालते हैं। अब मैं देखो इस क्वेश्चन को लेके समझा रहा हूं, तो 6-7 में एंट्री क्या डालोगे? रॉयल्टी पेबल डेबिट, रॉयल्टी पेबल कितनी है? 75,000। शॉर्ट वर्किंग्स कितनी है? 75,000। और लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है? 150। सर अगर मान लो मिनिमम रेंट का केस नहीं होता तो रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड कितना आ जाता? 75 ही आता, फिर मिनिमम का कोई चक्कर ही नहीं होता। सेकेंड एंट्री 6-7 में क्या डालेगी? लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दो, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक 150। भाई इस साल तो 150 पूरा पे हो जाएगा। और थर्ड एंट्री पीएल अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो भी आपका केस है, इफ यू आर प्रोडक्शन कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग, सेलर हो तो पीएल टू रॉयल्टी पेबल। एक्सपेंस हो गया 75,000। सर ये शॉर्ट वर्किंग्स कहां शो करेंगी? अगर बैलेंस शीट में बात करूं शॉर्ट वर्किंग्स कहां शो करेंगी? शॉर्ट वर्किंग्स एक तरीके से आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये आपके लिए करंट एसेट बन जाएगा, जिसको आप आगे 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। दिस विल बी योर करंट एसेट। बाकी सब खत्म हो गया। सेकेंड एंट्री में टीडीएस हो सकता है, अगर टीडीएस है तो बस बैंक में अमाउंट कम हो जाएगा, बाकी टीडीएस चला जाएगा। ठीक, तो टीडीएस की एंट्री अलग से हो जाएगी। अगला इन द ईयर ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग रिकूप करी जा रही है। शॉर्ट वर्किंग रिकूप कब हो रही थी? कोई भी साल ले लो, 8-9 ले लेते हैं, 2008-9, 8-9। तो यहां पर पहली एंट्री क्या बनाओगे आप? रॉयल्टी पेबल डेबिट, कितनी रॉयल्टी पेबल थी? 8-9 में 187,500। अब यहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग डेबिट थोड़ी ना होगी, क्योंकि क्रिएट ही नहीं हुई, यहां तो एडजस्ट होगी बल्कि। तो रॉयल्टी पेबल डेबिट 187,500 टू लैंडलॉर्ड 187,500। ठीक, सेकंड लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, नहीं, पहले जो शॉर्ट वर्किंग थी उसको एडजस्ट करो। अब देखो लैंडलॉर्ड को हमें कितना पे करना है? 187,500 पे करना है, लेकिन क्या कोई शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हुई है 8-9 में? यस सर, 8-9 में एडजस्ट हुई थी शॉर्ट वर्किंग। कितनी एडजस्ट हुई है? ये देखो, ये 37,500 एडजस्ट हुआ है आपका। तो आप क्या लिखोगे? 37,500 टू शॉर्ट वर्किंग, 37,500 एंड टू बैंक 150। 150 तो जाएगा ही जाएगा, मिनिमम रेंट तो जाएगा ही जाएगा। सर अगर टीडीएस होता तो टीडीएस पेमेंट के हिसाब से कटेगा, 150 में से आप टीडीएस लेस करोगे। ठीक, थर्ड सर अब जो शॉर्ट वर्किंग थी वो लैप्स हो गई, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, बाकी 37,500 की शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी टू शॉर्ट वर्किंग, और जो रॉयल्टी का खर्चा था वो भी डेबिट हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा टू रॉयल्टी पेबल। कि सर 37,500 की तो शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी और 187,500 का हमारा रॉयल्टी का खर्चा था, प्लस 37,500 2,25,000। आई कहानी समझ में? बोलो भाई। तो इस तरीके से आप हर साल की एंट्री बना सकते हो। तो दिस विल बी योर होमवर्क। अब आपका होमवर्क ही है ये। क्या होमवर्क है? कि आपको
हर साल की एंट्री डालनी है। मैंने आपको 2 केस बता दिए, 2 साल बता दिए। कौन-कौन से 2 साल बता दिए? एक तो 6-7 बता दिया और एक 8-9 बता दिया। अब आप 7-8, 9-10, 10-11, 11-12 हर साल की एंट्री डाल के देखोगे। ठीक, इतना ही होमवर्क है बस आपका। इतनी एंट्रीज डाल के देखोगे, बाकी मैं आपको कंटिन्यू अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास में चैप्टर हमारा खत्म है। क्या क्या बचा है इसमें? अब एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लेसर की बुक्स में एंट्री है, लैंडलॉर्ड की बुक्स में एंट्री है। हालांकि लैंडलॉर्ड की बुक्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एंट्रीज, बट फिर भी देख लेंगे हम। ठीक, उसके बाद फिर हमारा एक दो क्वेश्चंस और आ जाएंगे। ओके, ठीक, तो कल निपटाते हैं इस चैप्टर को। बट अभी के लिए मैं ज्यादा हैवी नहीं कर रहा लेक्चर को। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो थ्योरी पढ़ोगे अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, सारी डेफिनेशंस को लर्न कर लेना कि भाई लिखना है तो क्या लिखोगे आप। ठीक, ये टेबल समझने है, टेबल कैसे बननी है, और टेबल के बाद एंट्री जरूर डाल के देखना। एंट्री पूछता है वो आपसे, एंट्री अगर आपसे पूछ ली तो आप लेजर अकाउंट तो बना ही सकते हो भाई। एंट्री अगर आपने डाल दी तो आप लेजर अकाउंट बना लोगे। मान लो वो आपसे रॉयल्टी पेबल अकाउंट पूछेगा तो वो डाल देना। ठीक, तो ऐसे करके आप लेजर अकाउंट भी बना लेना। ठीक, चलो, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।